नमस्कार, मैं डॉक्टर अनघा शैलेश राणे, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग के.एम. अग्रवाल महाविद्यालय। आप सभी विद्वज्जनों का मैं इस सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमें बहुत खुशी है कि भारतवर्ष आज आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है। आज़ादी जो हमारी जनरेशन को बड़े आसानी से मिली, इन दौरान हमें देखना है कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में कितनी उन्नति प्राप्त की, कितनी प्रगति प्राप्त की। मेरे आज के बीच भाषण का प्रमुख विषय है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में महिला सशक्तिकरण में भारत में क्या उपाय योजना हुई और उनका रिजल्ट हमें क्या दिखता है। महिला समाज का एक अविभाज्य भाग है और भारतीय समाज में जो कि पुरुष सत्ता या पुरुष प्रधान समाज है, उस समाज में महिला के प्रति देखने का सामाजिक सरोकार क्या है, महिलाओं को विधि से, कायदे से, लॉ से सुरक्षितता कैसे है और आज़ादी की 75 ईयर्स में, 75 साल में भारतीय महिला ने अपनी प्रगति विभिन्न क्षेत्रों में कैसे हासिल की है। बेसिकली महिला सक्षमीकरण का अर्थ हम क्या लेते हैं। महिला सक्षमीकरण किसी पुरुष संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का ये स्लोगन नहीं है। हम चाहते हैं कि महिला एक सामाजिक घटक है, पुरुषों की तरह समाज का एक अविभाज्य भाग है, एक महत्वपूर्ण भाग है और उन्हें उनकी उन्नति हासिल करने का पूरा अधिकार है। जी, देखते हैं कि महिलाओं को जो सेकंड सेक्स कहा जाता है, समाज का जो दूसरा लिंग कहा जाता है, इस लिंग के प्रगति के लिए स्वतंत्र भारत ने क्या क्या उपाय योजना की और इसका जो हमें परिणाम दिखता है वो किन क्षेत्रों में नज़र आता है। हमें मालूम है कि हमें बहुत साल ब्रिटिशों ने रूल किया। ब्रिटिशों ने रूल करते वक्त, छोड़ते वक्त जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्थापन की गई, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब हमारी राज्य घटना तैयार की या हमारा संविधान तैयार किया, वह संविधान महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए कार्यरत रहा। राज्य घटना महिलाओं को पूरेपूर अधिकार देती है। महिला हो फिर भी उन्हें जो पुरुष को अधिकार मिलते हैं वह सब अधिकार उन्हें मिलते हैं। हमें देखने को मिलता है कि भारतीय राज्य घटना ने वोटिंग अधिकार जो है, मताधिकार जो है, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, क्रीड एंड सेक्स हमें दिया है। तो जैसे कि भारत में पुरुष अपने मताधिकार अवलंबित करता है, एंजॉय करता है, उसी तरह से महिलाओं को भी करने का अधिकार है। मगर क्या देखा जाता है कि शहरी महिला और सुशिक्षित महिला और कमाने वाली महिला, इनकी समस्याएं जो है वो समस्याएं अलग है और ग्रामीण महिला, अशिक्षित महिला, जो अनुत्पादित महिला है, उनकी समस्याएं जो अलग अलग है। महिलाओं के जन्म से, या मैं तो कहूँ जन्म से पहले ही उनकी हमें मजबूरी या उनकी जो समस्या है उनकी शुरुआत होती है। तो देखा जाता है कि कायदेशीर तौर पे या घटनात्मक तौर पे महिलाओं को संरक्षण कैसे दिया गया है। हम देखते हैं कि भारत में गर्भलिंग गुणोत्तर जो है वो घटता चला जा रहा है। ऐसे राजीकुशी बोला जाता है कि मेल या बच्चा या बॉय, मेल इज एन एसेट टू फैमिली एंड गर्ल्स दे आर लायबिलिटी टू फैमिली। सही में ऐसा है क्या? हमारे माता पिता हमें लायबिलिटी मानते हैं क्या? बीइंग अ गर्ल या डॉटर, हमारे अधिकार क्या है और हमारे कर्तव्य क्या है, इन 75 सालों में इनकी निर्धारणा हो गई है। क्या देखते हैं हम? महिला का या बच्ची का जो जन्म है वो घर में वेलकम है क्या, प्रार्थनीय है क्या? बातें अलग अलग होती है। जब हम शहर की बात करते हैं तो बात अलग है, जब हम ग्रामीण भागों की बात करते हैं तो नज़रिया जो है कुछ अलग है। बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जिसे बीमारू कहा गया है, वहाँ पे देखा जाए तो जो लिंग गुणोत्तर जो है वो घटता नज़र आता है। हमें दिखता है कि 1000 के पीछे
800 800 हजार बॉयज़, हजार बच्चे, इनके पीछे 8 से 800 या 875, 841 अलग अलग लिंग गुणोत्तर हमें दिखाई देता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत में राजरोष गर्भलिंग चिकित्सा होने पर फीमेल इन्फेंटिसाइड या फीमेल फोर्टिसाइड पाई जाती है। लड़की अगर जन्म लेती है तो उसे पढ़ाना है, उसे लिखाना है, उसका ब्याह कर देना है, और ब्याह के वक्त, मैरिज के वक्त हमें दहेज देना है। इस वजह से बहुत से पालक नहीं चाहते कि उन्हें लड़की हो। बड़ा दुख होता है देख के कि महाराष्ट्र के बड़े गांवों में कई लड़कियां नखुशा या नकोशी नाम से जानी जाती है। मतलब जो घर में चाहिए नहीं थी, अपघातवश उनका जन्म हुआ है। तो देखो, शुरुआत ही जो होती है, उत्पीड़न की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत ही जन्म से पहले देखी जाती है। शास्त्र विज्ञान बताता है कि तीसरे महीने में, गर्भवती महीने के तीसरे महीने में गर्भ निर्धारणा होती है, और इसी वक्त गर्भ लिंग चिकित्सा होती है। अगर वह गर्भ लड़की का है तो गर्भपात किया जाता है। तो सबसे पहले अपना कानून महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए यहाँ खड़ा होता है कि महिला गर्भपात, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड, स्त्री भ्रूण हत्या कायदे से, विधि से पूर्णतः बंदी है। मगर देखा जाता है कि महाराष्ट्र के बहुत से भाग में, राजस्थान के बहुत से भाग में, या फिर हरियाणा में भी, या तो भारत के बहुत सारे भागों में महिला भ्रूण हत्या होती है। चलो, कायदेशीर रीत्या उसे बंदी है, हम ऐसे नहीं कर सकते, मगर चोरी छुपे ये जो बात हो रही है उसे बंद करना, अपना माइंडसेट बदलना, मानसिकता बदलना, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव की पहली ज़रूरत है। क्योंकि कायदे से हर समस्या सॉल्व नहीं होती है। कायदा, विधि, लॉ वहाँ पे है, मगर रिफॉर्म शुड बी विदिन। सुधारना जो है वो अंदर से, अंतर उर्मी से आनी चाहिए। तो जब तक हमारे समाज की पुरुष प्रधान मानसिकता नहीं बदलती है, जैसा मेरा बच्चा है वैसे ही मेरी बच्ची है, बराबर है, ऐसी अपनी मानसिकता नहीं बदलती, तब तक कायदा कुछ नहीं कर सकता, विधि, लॉ कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है यह है कि महिलाओं का या तो फिर बच्चियों का जन्म। उसके बाद जब हम आते हैं तो बड़े पैमाने पे ये बात देखी जाती है कि गर्ल्स स्कूल ड्रॉप आउट, महिलाओं का या बच्चियों का शिक्षण क्षेत्र से बाहर होना, ये बड़ी कॉमन बात है। होता ऐसा है कि गांव देहात में 7वीं कक्षा तक या 5वीं कक्षा तक स्कूल जो होते हैं वो गांवों में होते हैं। उसके बाद बच्चियों को ट्रैवलिंग करके शहरों की तरफ जाना पड़ता है, तो वो खर्चा ना उठाना पड़े, या तो फिर महिलाओं की सुरक्षितता का प्रश्न होता है, बच्चियों का सुरक्षितता का प्रश्न होता है। इसीलिए बच्चियों का स्कूल जो है, अध्यापन जो है, वो बंद किया जाता है। भारतीय कायदा क्या कहता है? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि सर्व शिक्षा अभियान कहता है कि सबको जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मुफ्त है, विदाउट चार्ज है, एंड दैट इज कंपल्सरी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स। हम देखते हैं कि कायदा हमें पुरजोर साथ देता है कि 12th तक, 12वीं तक जो बच्चियां हैं हमारी, वो बच्चियां फ्री में पढ़ें। ऐसा होने के बावजूद भी एस्टीमेट बताता है कि बड़ी सारी बच्चियां स्कूल ड्रॉप आउट में बाहर हो गई है। ऐसे होने से क्या होता है कि बच्चियां 10वीं या 12वीं तक ही नहीं पहुंच पाती। बहुत बार ऐसा होता है कि पिता अपनी जवाबदारी ढकेलने के लिए बच्चियों की जल्दी शादी कर देता है। कॉन्स्टिट्यूशन बताती है कि 18 साल के पहले जो मैरिज होता है वो इल्लीगल मैरिज है। ऐसे होते हुए भी बहुत बार पाया जाता है कि बड़ी छोटी उम्र में बच्चियों की शादी की जाती है। 18 साल के बाद हाल ही में एक घटना दुरुस्ती हुई और ये 18 से 21 ईयर्स हो गया है। हम बच्चियों का विधिवत विवाह नहीं कर सकते हैं, वो विवाह कायदेशीर लॉफुल नहीं माना जाता है।
ऐसा होने के बावजूद भी बड़ी कम उम्र में अगर बच्चियां ब्याही जाती है तो कम उम्र की दाहता अच्छी सुदृढ़ माँ नहीं बन पाती। उनके प्रेगनेंसी में, उनके डिलीवरी में बहुत सारी समस्या आती है, माल न्यूट्रिशन पाया जाता है। और ये जो कुपोषित माँ है, ये कुपोषित माँ कुपोषित बच्चे को जन्म देती है। और इसीलिए पाया जाता है कि भारत के विभिन्न भागों में, देहातों में जो कुपोषित माताएं हैं, कुपोषित बच्चे हैं, उनका कुपोषण की वजह से मृत्यु दर जो है वो बहुत अधिक है। यह समस्या सुलझाने के लिए हमारे यहाँ महिलाओं को सक्षमीकरण करना, कायदे से सक्षमीकरण करना ज़रूरी माना गया है। मगर इसमें भी समाज का खुद का सोचना, समाज का खुद का हम जो बोलते हैं पुरजोर सपोर्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम यौन उत्पीड़न के पास उत्पीड़न की समस्या में बात रखेंगे। ये बात रखते हुए मैं कहना चाहूँगी कि सेक्सुअल हरासमेंट की जो डेफिनेशन विशाखा गाइडलाइन के बाद हमें मिलती है, वह कहती है कि ऐसा कौन सा भी वक्तव्य, ऐसी कौन सी भी कृति जिससे महिला खुद को शर्म महसूस हुए, ऐसी कौन सी भी बात सेक्सुअल हरासमेंट में आती है। देखो, सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो केवल आपको वर्क प्लेस या कार्यस्थल पे है ऐसा नहीं है। कल ही हमारे महाविद्यालय में हमने इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर एक व्याख्यान रखा था। और जो बात सामने आई, क्राइम ब्रांच के तरफ से जो बात सामने आई, वो बात ऐसी थी कि बहुत सारी रेप्स के जो बहुत सारे फॉर्मेट्स है, चाइल्ड रेप है या मैरिटल रेप है या फिर एजेड औरतों के साथ किया गया बलात्कार है, उनमें पाया गया कि बढ़ोतरी जो है वो किड्स रेप में हो रही है। किड्स, बच्ची, जिनको हम किसी दूसरे के अपरिचित इंसान के हाथ में जाने नहीं देते। दुर्भाग्यवश किड्स रेप के जो भी केसेस हैं, उनमें बहुत बार पाया गया है कि लड़की का, बच्ची का पिता, बच्ची का बड़ा भाई, बच्ची का ड्राइवर, स्कूल बस ड्राइवर या बच्ची के स्कूल टीचर्स, उनसे बच्चियों का यौन उत्पीड़न जो है वो होता है। सेक्सुअल हरासमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। विशाखा गाइडलाइन में बताया गया है कि ईव टीजिंग, द्वैर्थी गाने बोलना, डिमांड फॉर फिजिकल नियरनेस, ये सब बातें जो है ये सेक्सुअल हरासमेंट में आती है। अगर आपको लगता है कि सेक्सुअल हरासमेंट की जो पीड़ा है, जो तकरार है, वो केवल अनएजुकेटेड महिलाओं के साथ है या केवल घरेलू महिलाओं के साथ है, तो बात ऐसी नहीं है। हमें देखने को मिलता है कि महिला पढ़ी लिखी हो, ना पढ़ी लिखी हो, घरेलू हो, हाउसवाइफ हो या सर्विस करने वाली हो, ग्राम से हो या शहर से हो, कमाने वाली हो या ना कमाने वाली हो, बहुत बार इसे फेस करना पड़ता है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमें बहुत सारे मूवमेंट्स, कास्टिंग क्लाउड है, मी टू है, ये मूवमेंट्स क्या बताते हैं कि नाउ वी आर ट्राइंग टू स्पीक आउट, बोलने का धारिष्ट रखती है। विशाखा गाइडलाइन केस के बाद हमें ये अधिकार मिला है कि यौन शोषण होने के तुरंत बाद या फिर कई साल के बाद भी हम अपना सेक्सुअल हरासमेंट का जो मुद्दा है, जो क्राइम है, जो अत्याचार है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। हाल ही में मैंने मेरे महाविद्यालय में छात्राओं के लिए गर्ल्स स्पीक आउट, बोलते वहाँ, यह उपक्रम रखा था। देखिए, जब तक हम हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों को सामने से बताएंगे नहीं, तो उसे समझना नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमारे महिलाओं को जो जिसे हम सहेतुक स्पर्श बोलते हैं या निर्हेतुक स्पर्श बोलते हैं, इन स्पर्शों का ज्ञान, आकलन होना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में अगर स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन शुरू करते हैं तो वो भी एक ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इसमें रहेगी। महिला सक्षमीकरण के लिए हम लिंग भाव और लिंग चाणित, जेंडर सेंसिटाइजेशन को बड़ी अहमियत देते हैं। जी देखिए, शारीरिक बदल जो है, महिला और पुरुष में शारीरिक बदल जो है, उन शारीरिक बदलों को मद्देनज़र नहीं रखते हुए
हमें देखना है कि स्वतंत्र भारत की वे स्वतंत्र नागरिक हैं। उनको पूरा पूरा अधिकार है कि वे पुरुषों की तरह ही अपनी प्रगति हासिल करें, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, फिर चाहे वो राजकारण हो या राजनीति हो, या चाहे वो डिफेंस का फील्ड हो। जिन फील्ड्स में महिला जाना चाहती है उनमें उनका प्रवेश होके उनकी गरिमा जो है वो बरकरार रहे। मगर क्या होता है कि ये इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हमेशा पाया जाता है कि जब कास्ट कास्ट में झगड़ा होता है, क्लास क्लास में झगड़ा होता है, तो उनका शिकार जो होती है वो महिलाएं होती है। हम अगर खैरलांजी केस देखते हैं या कौन सी भी ऐसी एट्रॉसिटी केस देखते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि जब ऐसी बात होती है तो भक्ष जो होती है वो महिला ही होती है। इन सब सामाजिक सरोकारों में, इन सब सामाजिक परिक्रमाओं में, परिणतियों में हमें जो महिला सक्षमीकरण करना है वो देखते हुए हमें समझना चाहिए कि भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है कि हम हमारे साथ होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में खुल के बात करें, न्याय मांगें। उसके लिए बहुत सारा मैकेनिज्म है। हम देखते हैं जहाँ जहाँ जिस स्थापना में 50 के ऊपर महिला है, जैसे अगर वो स्कूल है या फिर कॉलेज है जहाँ पे 50 के ऊपर महिलाएं हैं, तो वहाँ पे महिला सक्षमीकरण के कक्ष या विमेन डेवलपमेंट सेल स्थापन रहता है। और जो भी कंप्लेंट्स आती है उस कंप्लेंट्स के बारे में बड़ी गहराई से सोचा जाता है, चौकसी आयोग बिठाया जाता है और जो जो प्रॉब्लम है, जो अत्याचार है, तो सॉल्व करने के लिए उसमें पुरजोर प्रयत्न किए जाते हैं। सिर्फ यौन शोषण यह एक समस्या नहीं है। दूसरी समस्या के वक्त तरफ हम अगर मुड़ते हैं तो हमें दिखता है कि कौटुंबिक हिंसाचार या फिर जिसे डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं, ये डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ी पैमाने पे भारतीय समाज में पाया जाता है। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये एक्टिव मोड पे भी होता है और पैसिव मोड पे भी होता है। हमेशा घर की महिलाओं को अब्यूज वर्ड्स यूज करना, गाली गलौज करना, या फिर आपको कुछ समझता नहीं है, इसमें बात नहीं करो, ये नहीं करो, ऊंची मांग करके नहीं बात करो, जोर से बात नहीं करो, जोर से हंसो नहीं। बहुत सारे पाबंद महिलाओं को अगर लगाए जाते हैं तो वो भी कौटुंबिक अत्याचार है। या फिर एक्टिव वायलेंस की तरफ हम मुड़ते हैं तो औरतों को घर में मारा पीटा जाता है। मारने पीटने वाला यदि पिता हो या पति हो, दोनों ही गुनहगार है। कौटुंबिक अत्याचार रोकने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस रोकने के लिए 2005 में भारत सरकार ने कायदा पास किया है। और अगर कोई महिला नज़दीक के पुलिस थाने में अपने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में अगर शिकायत देती है तो तुरंत गुनहगार को हिरासत में लेने की सुविधा वहाँ पे है। मगर ऐसा होता है कि पति है वो तो मारेगा, ऐसा कौन सा घर है जहाँ पे मारपीट नहीं होती, तो सह लेते हैं। तो ये सह लेने वाली बात जो है ये गलत है। महिलाओं को अपनी अस्मिता जो है उस अस्मिता का पुरजोर साथ देना है, उसको बनाए रखना है। अगर हम हमारी अस्मिता नहीं रखते हैं तो समाज हमारी अस्मिता रखने वाला नहीं है। केवल कौटुंबिक हिंसाचार नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, हम देखते हैं कि कायदा या जो संविधान है वो हमारे साथ दहेज में है, वो हमारे साथ तलाक या घटस्फोट के इसमें हमें समर्थन देता है। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट बोलो या नेहरू के कार्यकाल से जो पंचवार्षिक योजनाएं शुरू हुई, उन एक पंचवार्षिक योजनाओं में जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल रखा था, मगर अनेक कारणोंवश हिंदू कोड बिल उसके पूरे पैमाने पे जैसे अम्बेडकर जी चाहते थे वैसे वो नहीं हो पाया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपने कायदे मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। मगर उसके बाद ऐसे नहीं हुआ कि महिलाओं के लिए कुछ
प्रोग्रेसिव लॉज ही नहीं हुए। हम देखते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट उसके बाद में हुआ, उसके बाद में सतीबंदी का कायदा जो है वो हुआ। सतीबंदी की जब बात निकलती है तो बीइंग ए हिस्ट्री टीचर मैं आपको बताना चाहूँगी कि 28 में राजाराम मोहन रॉय ने 1928 में राजाराम मोहन रॉय ने बंगाल प्रेसिडेंसी में बहुत प्रयत्न किया था कि सतीबंदी का कायदा जो है वो हो जाए। उन्होंने बहुत सारे लोगों के हस्ताक्षर लेके बेंटिक के पास ये भेज दिया था और लैंड लॉर्ड बेंटिक ने 28 में ही सतीबंदी का कायदा जो है वो बनाया था। मगर शुरुआती दिनों में वो सतीबंदी का कायदा जो था वो बंगाल प्रोविंस तक ही हम कहें कि नियंत्रित था, उसका अमल चलता था। मगर स्वतंत्र भारत में सतीबंदी का कायदा पूरे पैमाने में पूर्ण देश में लागू किया। कायदे से सती जाना गुनाह है, सती भेजना गुनाह है। सती का जो गौरवीकरण भारतीय समाज में किया गया कि सती जाना एक बहुत बड़ी बात है, सती जाने के बाद उसका मंदिर बनता है, लोग सती की पूजा करते हैं, और इस गौरवीकरण की वजह से या तो फिर इन द प्रोसेस ऑफ ब्राह्मणाइजेशन हम पाते हैं कि एक बहुत लंबे समय तक माना जाता था कि सती जाना बहुत पवित्र होता है। उसका देवित्व जो है वो निर्माण किया गया था। मगर स्वतंत्र भारत में ना केवल कायदा करने से मसला हल हुआ, उसके लिए जागृति जागृति अभियान करना बहुत ज़रूरी था। इंडियन एजुकेशन, बहुत सारे एनजीओज, भारतीय संविधान, इन सभी लोगों ने सती का विरोध किया। उसके जो बैड इफेक्ट्स है उसको दोहराया और सती कायदे से बंद हो गई। मगर हाल ही में हमने राजस्थान में रूप कंवर केस जो है वो पाई, जहाँ पे रूप कंवर नाम की जो महिला है, लड़की है, उसे जबरन सती भेजा गया। हम जब बात करते हैं सती की, हम जब बात करते हैं इक्वल राइट्स की, हमारा संविधान माता पिता के स्थावर संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार देती है। मगर ये समान अधिकार देने के बावजूद वो मिलता है क्या, ये एक बात है। और दूसरी एक बात जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है, अगर समान अधिकार चाहिए तो समान जिम्मेदारी भी उठाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं बात रखूंगी कि केवल वही लड़कियां समान जिम्मेदारियां उठा सकती है जो खुद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है। होता क्या है कि हम हमेशा चाहते हैं कि हमें सब अधिकार हमारे भाई की तरह मिले, पुरुषों की तरह मिले। मगर वो अधिकार जब हमें मिलते हैं या मिलना हम चाहते हैं, तो जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और आज की तारीख की सच्चाई ये है कि हमें अगर कौन सी भी जिम्मेदारियां उठानी है तो वो उठाने के लिए हमारा महिलाओं का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ही पुरुषों के ऊपर अपनी उपजीविका के लिए अवलंबित है तो फिर हम किसी की जिम्मेदारी किस तरह उठाएंगे। बहुत जगह ये पाया जाता है कि बच्चियाँ बीए, बीएससी या फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल की सीट्स लेती है, पूरी पूरी पढ़ाई करके वो अपनी डिग्री जो है वो हासिल भी करते हैं। मगर केवल डिग्री हासिल होने से मामला हल नहीं होता है। वह डिग्री लेने के बाद पैसे कमाना या अर्थार्जन, ये मेरा एक उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि अर्थार्जन करते हुए हम समाज की और राष्ट्र की सेवा करते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए ये एक बड़ी गौरव की बात होती है। कितने सारे लाखों महिलाएं पढ़ती तो है, मगर फैमिलीज, उनके जो कुटुंब है, उनके जो परिवार है, वो उन्हें नौकरी, रोजगार, व्यवसाय नहीं करने देते हैं। उस वजह से वो सीट, वो एजुकेशन पूरा वेस्ट हो जाता है। आज की तारीख में हम मानते हैं कि भारत एक युवा शक्ति वाला देश है। भारत में सबसे ज़्यादा नागरिक जो है वो युवा गट में आते हैं। अगर इतनी बड़ी युवा महिला शक्ति अगर वेस्ट हो जाती है, निरुत्पादित रहती है,
तो भारत का राष्ट्र करके जो अगणित नुकसान हो रहा है उसके लिए केवल हम जिम्मेदार है, ना कि हमारा संविधान जिम्मेदार है, ना कि हमारी सरकार जिम्मेदार है। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हमें सोचना है कि शिक्षा तो प्राप्त करनी है, चलो प्राप्त कर ली। शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमें जो अपना खुद का सामाजिक स्तर ऊंचा करना है, तो बहनों ना हमें खुद ऊपर जाना है, हमें समाज के जो अलग अलग हिस्से हैं, जो अलग अलग गट है, उन सबको लेके अपनी प्रगति जो है वो करनी है। मगर ऐसा होता है क्या? ऐसा होते हुए हमें दिखता है क्या? आप अगर आसपास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका उत्तर नहीं ऐसे है। जैसे मैंने आगे की बात रखी थी कि समान काम समान वेतन कायदा, 1956 में ये भारत सरकार ने लॉ पारित किया था, कायदा पारित किया था कि जो समान काम है उसके समान वेतन मिलेंगे। चलो मैं प्राध्यापिका हूँ या फिर जो वाइट कॉलर जॉब है, वो वाइट कॉलर जॉब में गवर्नमेंट सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में महिलाओं और पुरुषों का वेतन जो है वो समान काम है तो समान वेतन है। मगर आप जाके देखिए, जो बेकार काम करता है, जो कंस्ट्रक्शन लेबर काम करता है, आज की तारीख में भी कंस्ट्रक्शन लेबर में पुरुषों को ज़्यादा पगार मिलती है और महिलाओं को कम पगार मिलती है। और पाया क्या जाता है, जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं तो महिला खुद का भी काम करती है और दोपहर में खाने के बाद जब उसका पति आराम करता रहता है, विश्राम करता रहता है, तब वह उनकी भी काम जो है वो निपटा लेती है। ये जो बात है, काम, काम का वेतन, काम के वक्त जो नुकसान हुआ उसके नुकसान भरपाई, different factory laws, factory acts, and what they are saying about the rights of women. देखो हमारे यहाँ मातृत्व का अधिकार है, मैटरनिटी लीव के बारे में भारत एक पुरोगामी राष्ट्र रहा है, बराबर है। मगर ऐसा सब होने के बावजूद भी क्या हमें चित्र ये दिखता है कि चित्र में महिला और पुरुष समानता है। आज कॉन्स्टिट्यूशन ने विभिन्न अमेंडमेंट्स करके लिव इन रिलेशनशिप की अनुमति दी गई है। आप अविवाहित होके अगर बच्चा गोद लेना चाहते हो तो आप बच्चा गोद ले सकते हो। आप अपनी माता पिता की आर्थिक सामाजिक जिम्मेदारी जो है वो उठा सकते हो। तो कायदे से तो सब बातें एकदम ठीक से चल रही है, मगर वस्तु स्थिति में महिला सक्षमीकरण के लिए जो समाज में बदलाव आना चाहिए, क्या सही में वो बदलाव आया है? आज भी पुरुष प्रधान समाज में हमारा जो नाम हम लेते हैं, हमारे माता का नाम सिर्फ हमारे 10th और 12th मार्कशीट पे रह गया है। मदर विच इज़ द रियल कॉज फॉर आवर वेरी एग्जिस्टेंस, तो उनका नाम हमारे नाम के साथ है क्या? पिता का नाम है, माता का नाम है क्या? उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिल रहा है क्या? ये सोच जो है, ये सोच हमें खुद को बुलंद करनी है। दिस इज राइट टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, जिसे हम आत्म परीक्षण बोलते हैं, वह आत्म परीक्षण का यह काल है। देखिए जी, कायदे ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक या तलाक जो आज की तारीख में बहुत चर्चा में रहा, वो कायदा हमें प्रदान किया है। भारतीय महिलाओं को जो द्विभार्या कायदा है, मतलब बाकायदा हिंदू पति अपनी पत्नी जिंदा है या फिर उसे डिवोर्स नहीं दिया गया है तो दूसरी भार्या, दूसरी पत्नी नहीं कर सकता है, बराबर है। कायदे तो सब है। स्पेशल मैरिज एक्ट कहता है कि मैं हिंदू हूँ और मुझे किसी क्रिश्चियन या फिर दूसरे आस्था के लड़के से शादी करनी है, तो मेरा खुद का धर्म छोड़े बिना और उनका खुद का धर्म छोड़े बिना हम शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट इसकी परमिशन देता है। स्पेशल मैरिज एक्ट लिव इन रिलेशनशिप की परमिशन देता है। मगर ये सब कायदे होने के बावजूद भी अभी मैं जो आगे आ रही हूँ, वो बात मुझे ये रखनी है कि बड़ा अच्छा लगता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है,
भारतीय स्वतंत्रता को 75 साल हो गए हैं। तिरंगे का महत्व सामाजिक प्रतिबिंबित करने के लिए महाराष्ट्र शासन और भारत शासन हर घर तिरंगा ला रहा है। पूरे राष्ट्र उत्सव में आ रहा है। एक राष्ट्रीय उत्सव के तौर में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो मना रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें कुछ नाम रखने वाली या फिर चिंता करने वाली बात नहीं है, मगर सोचने वाली बात यह है कि हम जो जा रहे हैं, हम जिस तरफ जा रहे हैं, निश्चित रूप से दाएं बाएं देखें तो हम बाकी के राष्ट्रों में सही मायनों में आगे हैं। अपना डिफेंस अगर आप देखो, अपना अर्थकारण अगर आप देखो, तो आज के तारीख में भारत एक समृद्ध राष्ट्र है। हाल में कोविड में हमने जो कोविशील्ड वैक्सीनेशन है उसका इजाद करके हमने दिखा दिया है कि भारत विज्ञान और मेडिसिन में भी बहुत आगे है। हमारा जो अर्थकारण है, रुपये का जो मूल्यांकन है, वो सीधा सीधा दिखाते जा रहा है कि भारत कृषि या औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ता नजर आ रहा है, आगे जाता नजर आ रहा है। मोदी जी के कार्यकाल में बहुत सी ऐसी बातें हुई कि जिससे हमें गर्व महसूस करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक हो या दूसरी कौन से भी स्ट्राइक्स हो, चलन परिवर्तन हो, इन सब का अच्छा और अच्छा ही परिणाम हमें देखने को मिला है। मगर मेरी जो बात है महिला सक्षमीकरण, बेसिकली दो बातें हैं, एक महिला और दूसरा सक्षमीकरण। फिजियोलॉजिकली आप देखो, शारीरिक दृष्टि से आप देखो तो महिला और पुरुष में कुछ अंतर नहीं है। जनन क्षमता है इसलिए वो महिला है, और दुनिया इधर की उधर हो जाए तभी ये जनन क्षमता केवल महिलाओं के पास ही है। और ये जनन क्षमता उनका अधिकार है, उनका महत्व है, ना कि उनका कंपन है। उनके लिए वो एक बड़ी गौरवशाली बात है। तो उसके साथ जो उन्हें हक मिलने चाहिए वो मिलने ही चाहिए। ऐसा होने के बावजूद जनन क्षमता की वजह से उन्हें जो मंदिर मस्जिद में बहुत बार प्रवेश नकारा जाता है, जैसे कि शनि मंदिर का उदाहरण हमारे पास है, शबरीमाला का उदाहरण हमारे पास है, या फिर हजरत बाल दरगाह का उदाहरण हमारे पास है। तो क्यों केवल महिला है इसके लिए उनसे वो जो हमारे धार्मिक अधिकार है वो वंचित रखे जाते हैं? इसके बारे में सोच होनी बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि हजरत बाल दरगाह में नहीं गई या शनि मंदिर में नहीं गई तो मुझ में कुछ अपूरापन नहीं है, मगर बात जब खटकती है, जब वो टाली जाती है, जब हमें वो नहीं मिलता है, इसके लिए मन जो है वो उद्विग्नित हो उठता है, दुखित होता है। तो बात ऐसी है कि धार्मिक क्षेत्रों में, चलो आज की तारीख में हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में या फिर मेरे पुरोगामी महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र में मैं रहती हूँ और शाहू फुले और अंबेडकर जी का मैं नाम लेती हूँ, इस पुरोगामी महाराष्ट्र में आज महिलाएं धार्मिक कर्म में भाग लेती है। बहुत बार मैं देखती हूँ कि अगर कोई निपुत्रिक गुजर जाता है तो उनकी कन्याएं उन्हें अग्नि देने के लिए शमशान घाट तक जाती है। तो चलो एक बात ऐसी, एक तरफ हमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि महिला सक्षमीकरण के जो सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आयाम है वो पूरे उभरते नजर आते हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ और महाराष्ट्र के मुंबई से हूँ। तो मुंबई तो महाराष्ट्र की और भारत की एक आर्थिक राजधानी है, और आर्थिक राजधानी होने की वजह से हम देखते हैं कि महिलाओं को उनके सक्षमीकरण के लिए बहुत सारे आयाम, डायनामिक्स ओपन है। मेरे महाविद्यालय का, मेरे शहर का माहौल जो है वो महिलाओं को समर्थन देने वाला है। मगर मैं चाहती हूँ कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, सभी जगह पे वो बड़ी अभिमान से हम बोलते हैं कि सेक्स रेशियो जो है वो केरल में सबसे अच्छा है, बराबर है। एजुकेशन रेट जो है, लिटरेसी रेट जो है महिलाओं का, वो केरल में सबसे अच्छा है। तो वो भारत के सभी स्टेट्स में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों कहीं कहीं पे हमारी बच्चियां जो है वो स्कूलों से निकाली जा रही है? मिलजोड़ कर अगर मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे एक बात का एहसास होता है कि भारत का एवर इंक्रीजिंग
पॉपुलेशन जो है, हर समस्या की जड़ जो है, यह जड़ ये भारत का पॉपुलेशन है। आप देखो समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की हो, आप देखो समस्या गरीबी की हो, आप देखो समस्या शहरीकरण की हो, आप देखो समस्या फीमेल फोर्टिसाइड की हो या फिर दहेज की हो, तो हर समस्या का किसी न किसी ज्ञात अज्ञात संबंध जो है वो बढ़ती हुई लोक संख्या से है। और लोक संख्या का जो बढ़ना है वो एक विपरीत डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। जो एजुकेटेड आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं, उनके यहाँ एक या दो यही संकल्पना पाई जाती है, मगर जो अनएजुकेटेड क्लास है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है, उनके यहाँ फैमिली प्लानिंग का हमें कुछ भी क्या बोलते हैं प्रकार नज़र नहीं आता है। तो गरीबों के घर जो लोक संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, और वहीं पे महिलाएं भी है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करती हूँ। हाल ही में मुझे जब कार्यक्रम के दौरान पता चला कि केवल महाराष्ट्र में 1500 केसेस जो है वो रजिस्टर हुई। एनसीआरबी नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि जितने रेप केसेस रजिस्टर हुए हैं उनमें अनरजिस्टर्ड केसेस तो है वो तो बहुत ज़्यादा ही है, और जो रजिस्टर केसेस हुए हैं वो उसके अंत तक जाना बहुत मुश्किल होता है। हम देखते हैं निर्भया केस, हम देखते हैं शक्ति मिल कंपाउंड केस, तो केवल मोमबत्तियां जलाने से, मतलब मोमबत्तियां जलाने को मेरा प्रतिरोध नहीं है, मगर केवल मोमबत्तियां जलाने से प्रॉब्लम जो है वो जड़ से ख़त्म होने वाली नहीं। मैं आगे आई एक सुशिक्षित महिला के रूप में, एक शिक्षिका प्राध्यापिका के रूप में मैं अगर आगे जाती हूँ तो मैं कटिबद्ध हूँ मेरे सामाजिक बांधिलकी के लिए। मुझे आगे लेके जाना है मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, जो 75 साल में जितनी ऊंचाई में हमें जाना है उतनी ऊंचाई में हम जा पाए क्या, ये सोच बहुत मद्देनजर रखती है। बीइंग अ हिस्ट्री टीचर मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ कि 1945 में नागासाकी हिरोशिमा के बाद जापान जो है वो ऐश में परावर्तित हो गया, राख में परावर्तित हो गया। ये बात है 1945 की। और 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। मैं मानती हूँ कि स्वतंत्रता जो मिली वो पार्टीशन के साथ मिली। हमारा एक बहुत बड़ा लजीज हिस्सा हमसे अलग हो गया और पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र बना के 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली। देखो 1945 से जापान की ग्रोथ और 1947 से भारत की ग्रोथ अगर हम कंपैरेटिवली पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उद्यमशीलता जिसे बोलते हैं, उद्यमशीलता, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक एग्रीकल्चर। देखो जो हमारे पास जितनी ज़मीन है, जितना क्षेत्रफल है, उतना क्षेत्रफल जापान के पास नहीं है। फिर भी जो इकोनॉमिक मिरेकल जापान ने किया है वो भारत नहीं कर पाया। तो उसके डीप कॉजेस में अगर हम जाते हैं तो हमें इस मुद्दे पे आना पड़ता है कि भारत का जो अधिकांश लोक संख्या बल है महिला, तो महिलाओं का सक्षमीकरण करना बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत सारे कायदे किए। हमने गर्भार संरक्षण कायदा किया, हमने सर्व शिक्षा अभियान की, हमने महिलाओं को ड्रॉप आउट रुक जाए इसके लिए प्रयत्न किया। मगर मैं जो बात बार बार बोल रही हूँ, बात ये है कि मुद्दा कायदे से हासिल नहीं होगा। कायदा होना ही चाहिए, मैकेनिज्म, लीगल रिड्रेसल वहाँ पे होना ही चाहिए। अगर आज के ये जो मेरा सेशन है उसमें मेरा जोर जो है वो माइंडसेट के ऊपर है। खुद का माइंडसेट जो होता है, खुद की थिंकिंग कैपेसिटी जो होती है, खुद की विचार करने की क्षमता जो होती है, वो हमें महिला पूरक बनानी है। देखिए जब मैं फेमिनिज्म्स के वेव्स देखती हूँ, all the four feminism waves of Western countries and all the feminism
एंड फेमिनिस्ट थॉट्स एंड स्त्रीवाद इन भारत, ये सब मैं देखती हूँ, तो मुझे मालूम है कि भारत में कुछ अलग नहीं हो रहा है। फेमिनिज्म में हम मैरी वुllstonecraft को देखते हैं, हम लिडिया बेकर को देखते हैं, हम सिमोन डे बुआ को पढ़ते हैं, और हम बेटी फ्रीडन को पढ़ते हैं। तो यही सब बातें यूरोप में भी हुई थी, बराबर है। सिमोन दी बुआ जो बोलती है, जो बात रखती है, वो ये है कि लड़कियां जो है, महिलाएं जो है, वो जन्मती नहीं है, उन्हें समाज बनाता है। जो आकृतिबंध समाज ने तैयार किया है, उसे आकृतिबंध में महिलाओं को रहना है। अगर कोई महिला उस आकृतिबंध से बाहर जाने का प्रयत्न करती है, तो उसे पुरजोर विरोध होता है। और मेरी बात यही है कि जब हम ऑल द फोर वेव्स ऑफ फेमिनिज्म यूरोप में देखते हैं, तब हम पाते हैं वहाँ पे मार्गरेट सैंगर, मैरी स्टोप्स, जो जन्म नियंत्रण का काम करती है, जो सेक्सुअल राइट्स के लिए काम करती है। तो देखो, बड़े विश्व में उनका उनको प्रसिद्धि मिलती है। भारत में हम क्या पाते हैं? भारत में जिन्होंने संतति नियमन का काम शुरू किया, महिलाओं के सेक्सुअल राइट्स के लिए जिन्होंने अपनी बात रखी, वो रघुनाथ डोंडो कर्वे जी को समाज ने क्या दिया? उन्हें विक्षिप्त कहा गया। आज उनके मृत्यु के बाद हम उनकी बड़ी गौरवशाली इतिहास रखते हैं, मगर जिस बंदे ने महिलाओं के सेक्सुअल राइट्स के बारे में बात रखी, सेक्सुअल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स एंड ऑल विमेन्स आर, उनको वो मिलना ही चाहिए, बराबर है। मगर उन दौरान कर्वे जी को क्या महसूस करना पड़ा? खैर, ये तो मेरे पीएचडी का टॉपिक है, तो उसमें मैं जितना बात रखूंगी उतनी कम है। मगर भाइयों और बहनों, तहे दिल से ये अमृत महोत्सवी वर्ष में मैं आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी ने 75 साल 75 व्याख्यान, ये जो संगोष्ठी, ये जो उपक्रम लिया है, डॉक्टर मनीष मिश्रा, जो कि मेरे ही महाविद्यालय के एम अग्रवाल महाविद्यालय के बड़े एंथुजियास्टिक हिंदी के प्राध्यापक है, उन्होंने उसकी धुरा जो है वो अपने कंधे पे ली है। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि डॉक्टर मनीष जी, आपने मुझे इस योग्य समझा कि इस 75 व्याख्यानों में, चूँकि हिंदी बड़ी कमज़ोर होने के बावजूद भी, मैं मेरी बात रख सकूं और मैं ये विचार आप तक पहुंचा सकूं कि सक्षमीकरण मतलब हमें किसी से विरोध नहीं है। बहुत बार ये माना जाता है कि जब महिला सक्षमीकरण की बात रखते हैं तो ये फेमिनिस्ट औरतें हैं और ये पुरुषों के खिलाफ बात करेंगे। मैं ऐसे कैसे बात करूंगी जब मैं जानती हूँ कि जॉन स्टुअर्ट मिल से लेके फिर भारत में धोंडो केशव कर्वे, फिर मेरे बाबा साहेब आम्बेडकर, या फिर छत्रपति शाहू राजे, या फिर रघुनाथ धोंडो कर्वे, या फिर गोपाल गणेश आगरकर, ये सभी पुरुष हैं और महिलाओं को समझने से पहले उन्होंने बड़ी सहृदयता से महिलाओं के प्रश्न हाथ में लिए, समस्याओं की तोड़ निकाली। तो मैं ये कभी नहीं मानती कि महिला सक्षमीकरण का मोर्चा या फिर फेमिनिज्म इज अगेंस्ट मेल, या इट इज अगेंस्ट मेल डोमिनेंट आइडियोलॉजी। ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो विचारधारा है, ये जो पुरुषसत्ताक समाज है, हाँ, उसके विरुद्ध वो जरूर है, मगर बदलाव जरूर आएंगे। नई पहाड़ जिसे हम बोलते हैं, नया उजाला, नया दिन जरूर आएगा। 75 सालों में अगर आप देखो तो निश्चित रूप से महिला सक्षमीकरण हुआ है। जी हाँ, मैं बड़ी हिम्मत से और बड़े ढिठाई से ये बोल सकती हूँ कि ना ही केवल शहरों में, ना ही केवल देहाती भागों में, आज की तारीख में महिलाएं हर क्षेत्र में हमें दिखती है। शासन ने स्किल डेवलपमेंट के अंदर महिलाओं को उत्तेजन दिया है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने से। हमारे पास सेवा जैसी संस्था है, हमारे पास अमूल या फिर बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स है, देखा जाता है महाराष्ट्र का जो लिज्जत पापड़ ये है। तो ऐसी बात नहीं है कि पूरा काट है, जी नहीं। हमें
मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की तरह फीमेल बिहाइंड व्हील मूवमेंट नहीं करनी पड़ी। हमें पुरुषों के बराबर ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, हम पुरुषों के बराबर गाड़ी चलाते हैं। मगर अक्सर ये पाया जाता है कि अगर गाड़ी चलाने वाली महिला है तो पुरुष ड्राइवर का उसके प्रति देखने का अंदाज क्या होता है, डराने का, टेक ओवर करने का, कटिंग मारने का अंदाज कैसा है। हमें बस चाहिए एक बराबरी का दर्जा, आपसे एक मित्रतापूर्ण साहूकार कि आप उन जगह पे गए हैं। हम चाहते हैं जो क्षेत्र हमने पादाक्रांत नहीं किए हैं वहाँ भी हम चाहें, तो आपका मित्रतापूर्ण साहूकार, आपकी मित्रतापूर्ण बातें हमें उत्तेजना देंगी। संभव है, जैसे बोला जाता है कि एक यशस्वी पुरुष के पीछे एक यशस्वी महिला होती है, वो माता, पत्नी, बहन के रूप में होती है। क्यों? मैं चाहती हूँ कि समाज बोले कि एक यशस्वी महिला के पीछे एक पुरुष होता है, या तो वो उसका पति हो या पिता हो या भाई हो। हमें नहीं चाहिए कि हमारी पहचान किसी की बच्ची, किसी की बीवी या किसी की लड़की इतनी ही बन के रहे, अर्थात उसमें गैर कुछ नहीं है। मैं कुटुंब वत्सल महिला हूँ, मुझे सार्थ अभिमान है मैं किसकी बेटी हूँ, मुझे सार्थ अभिमान है मैं किसकी पति हूँ, मुझे सार्थ अभिमान है कि मैं किसकी माँ हूँ। मगर मेरी आइडेंटिटी सिर्फ इतनी नहीं है, इससे बढ़कर कुछ मेरी आइडेंटिटी है जो भारतीय समाज के लिए, भारतीय राष्ट्र के लिए उपयोगी है। और ये उपयोगिता है, ये भारतीय समाज ने ही मुझे दी है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में मैं आपसे कटिबद्ध अनुरोध करती हूँ कि महिला सक्षमीकरण के लिए सिर्फ कायदे या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निरंतर नहीं है। आप सभी भाई बहनों का, देखिए मैं बहनों का बोलती हूँ क्योंकि बहनों का माइंडसेट बदलना भी बहुत ज़रूरी है, मानसिकता बदलना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सभी से सहयोग चाहती हूँ और इसी बात के साथ, इसी विचार के साथ डॉक्टर मनीष मिश्रा और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ मेरे धन्यवाद प्रकट करते हुए मैं मेरे वाणी को विश्राम देती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।